हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत पाटीदार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फिजियोलॉजिकल साइकिल होती है जो कि एंडोमेट्रियम लेयर की शेडिंग होने की वजह से फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग देखी जाती है यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लेयर है उस लेयर के श्रेड होने की वजह से फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग देखी जाती है, उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम लोग अनदर नेम दें तो उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो ये दो साइकिल से बनती है। ठीक है, फर्स्ट होती है ओवेरियन साइकिल और सेकंड होती है एंडोमेट्रियल साइकिल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवेरियन साइकिल के बारे में। तो ओवेरियन साइकिल भी जो होती है उसके अंदर भी 5 अलग अलग फेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ दैट फॉलिकल्स, फिर मैचुरेशन ऑफ दैट फॉलिकल्स, फिर होता है ओव्यूलेशन, फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और उसके बाद में देखा जाता है लास्ट में डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये हो गई हमारी ओवेरियन साइकिल। ठीक है दोस्तों, जब ओवेरियन साइकिल होती है उसके लिए भी 5 स्टेप्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। सबसे पहले हम लोग अगर इसे याद करने की ट्रिक देखें तो RSOCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं साइकेट्री में, और RS सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं। R स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स। एक फॉलिकल्स के ग्रुप को रिक्रूट किया जाता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ फॉलिकल्स को सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद में सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल्स। उन सभी फॉलिकल्स में जो सबसे ज़्यादा मैच्योर है या जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉलिकल है उसको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसको मैच्योर किया जाता है बॉडी के अंदर ओवरी में। ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। मीन्स जो मैच्योर जो फॉलिकल है वो क्या होता है, ओव्यूलेट आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा जाता है, उस लोकेशन पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओवरी के उस सरफेस पर जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है कुछ टाइम बाद में कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारी 5 स्टेप्स हो गई हमारी ओवेरियन साइकिल की। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स में क्या होता है। जब बेबी गर्ल छोटी ही होती है तभी से उनकी बॉडी में प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो ओवरी से निकलने वाला oocyte है उसकी साइज धीरे धीरे बड़ी होंगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके बीच में एक लेयर बनेगी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है, बाहर वाली ये जो oocyte है इसके बाहर वाली लेयर बन चुकी है यहाँ पर हमारी जोना पेलुसिडा की। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके बाद में क्या होगा, जोना पेलुसिडा बनने के बाद में लेटर स्टेज में क्या होगा, जो oocyte होती है उसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स जमने लग जाएंगी। क्या बनने लग जाएंगी, बाहर वाली लेयर्स पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। ठीक है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम। अच्छा, कोई भी न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट जो बाहर वाली कैविटी से हमारी अंदर जो oocyte है वहाँ तक, या फिर हमारा जो ओवम है वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए, एक पाथवे चाहिए। वही पाथवे प्रोवाइड करने का काम करता है एंट्रम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फील्ड फॉलिकुलर कैविटी। उसके बाद में क्या होगा, हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, ये जो बाहर वाली लेयर्स पे जो सेल्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, इन सेल्स के बाहर क्या आ जाएंगे, रिसेप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, रिसेप्टर्स। काई के रिसेप्टर्स आ जाएंगे, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के FSH रिसेप्टर्स। ठीक है, अभी तक तो कोई हार्मोन का इन्फ्लुएंस नहीं था, ये फिजियोलॉजिकली चल रही थी। लेकिन जब FSH रिसेप्टर्स उस ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर आ जाएंगे तब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल्स की बॉडी उनके अंदर जो FSH है वो FSH प्रेजेंट रहता है, तो वो FSH जाकर के क्या कर सकता है, उनको स्टिमुलेट कर सकता है और इनकी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, जो कि हमारी अगली स्टेप में आता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेप की तरफ। S मीन्स सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल्स। ठीक, अब क्या होगा, सिलेक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल में क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने बात करी एक फॉलिकल की। ठीक है, इसके बाहर वाली जो लेयर है यहाँ पर भी 2 लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी, जैसे कि अभी हमने देखा था ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर थी, इसके बाहर भी 2 लेयर्स बन जाएंगी। एक होती है थीका सेल्स। थीका सेल्स में भी 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और एक हो जाती है इंटरनल। ठीक है, मीन्स जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इसके बाहर भी एक लेयर बन जाती है, जिन सेल्स को हम बोलते हैं थीका सेल्स। लेकिन थीका सेल्स की भी 2 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल थीका सेल्स, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल थीका सेल्स। ठीक है, लेकिन जो हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो इस स्टेप में आने के बाद में इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो थीका सेल्स होती हैं
वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जो हमारी अंदर वाली जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। बात करते हैं डोमिनेंट फॉलिकल्स। तो डोमिनेंट फॉलिकल्स कैसे बनेंगे? जैसे अभी हमने बात किया था कि हर एक के ऊपर रिसेप्टर्स आ जाएंगे एफएसएच के। जिस फॉलिकल के पास सबसे ज़्यादा रिसेप्टर होंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, ठीक है, तो उन्हीं रिसेप्टर्स की काउंटिंग की बेसिस पर हम लोग या हमारी बॉडी क्या डिसाइड करती है कि डोमिनेंट फॉलिकल कौन सा है, ठीक है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर हो गए, वही हो गया हमारा डोमिनेंट फॉलिकल। वही डोमिनेंट फॉलिकल आगे चल करके क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल कुछ नहीं होता है, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था उनका नाम था ग्राफ। तो सबसे पहले क्या हो गया, हमारा प्रीमोडियल फॉलिकल आ गया, उससे क्या बना, एक ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल किस बेस पर बनता है? जैसे कि अभी हमने देखा, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स, और दूसरा क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर वो हार्मोन जो हमारा एंट्रम था, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, उस कैविटी के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा और जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर होंगे, वही बनेगा हमारा डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा डोमिनेंट फॉलिकल है वो किस बेसिस पर सिलेक्ट करती है हमारी बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर और इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन इन एंट्रम। एंट्रम मींस जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन की और एफएसएच की हमारी जो फॉलिकल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे ये एफएसएच रिसेप्टर्स इसके पास हुए, तो हमारी बॉडी का जो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या होगा, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इसको रिसीव करने लग जाएंगे। जैसे ही ये इसके एक्सपोजर में आते हैं, तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल्स को और स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, ताकि इनकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या आ जाता है, फिर लेटर स्टेज में मिल जाता है लुटेन्जिंग हार्मोन, ठीक है। जब ग्रोथ हो रही है तब क्या आ जाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ग्रोथ करवा देता है, लेकिन वापस इसको रप्चर करवाने का काम कौन करवाता है, लुटेन्जिंग हार्मोन, ठीक है। जैसे ही लुटेनाइजिंग हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ता है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है यही रप्चर होता है, ठीक है, और यही रप्चर होने के बाद में क्या करता है, हमारी ओवरी से ओव्यूलेट करवा देता है इसको, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल है ये हमारी जब ओवरी से ओव्यूलेट होता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है, या ओव्यूलेशन स्टेप, ठीक है। तो ये हमारी हो गई थर्ड स्टेप। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप की तरफ। दोस्तों ये एक ओवरी का रफ डायग्राम है, ये यूट्रस है, ठीक है। तो ये जो ओवरी है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अभी ये वाली प्रोसेस हुई है हमारी ओव्यूलेशन की, वो ओव्यूलेशन के बाद में ओवम में वो निकल कर कहाँ चले गया, एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम के बाद में अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, जो कि हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा भी हमने देखा कि ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन की प्रोसेस में रप्चर हो जाते हैं और ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद में जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसी को हम क्या कह देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ फेज या फोर्थ और फिफ्थ स्टेप जो है वो हम एक साथ देखने वाले हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनेगा, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, उसी को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कह देंगे। जब इसके अंदर भी चार चीज़ें हमको देखना होती है। फर्स्ट होता है PVMR, ठीक है। फर्स्ट होता है पी, प्रोलिफरेशन, मीन्स वहाँ पर जो फिब्रिन लेयर्स होती हैं, फिब्रिन सेल्स होती है, वो वापस प्रोलिफरेट होने लग जाती हैं। सो वहाँ पर एक टिश्यू या एक लेयर बना देती हैं ताकि धीरे धीरे हमारी बॉडी वापस नॉर्मल स्टेज पर आए। फिर प्रोलिफरेशन के बाद में क्या होता है, वैस्कुलराइजेशन, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड वेसल्स बनने लग जाती हैं छोटी छोटी। फिर उसके बाद में क्या होता है, M फॉर मैच्योरेशन, वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पर टोटली हील हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है। देन लास्ट में क्या देखने को मिलता है, रिग्रेशन। अब अच्छा, इन रिग्रेशन वाला पीरियड जो होता है, इस रिग्रेशन वाले टाइम में क्या होता है, यहाँ की जो लेयर होती है कॉर्पस ल्यूटियम, ये धीरे धीरे रिग्रेट होकर के यहाँ पर एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोल सकते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर ये हमारी नॉर्मल ओव्यूलेशन की बात हो गई, अगर कंसेप्शन हो गया या प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तब कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो वहीं पर सीज हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी ओवेरियन साइकिल की पांचों स्टेप्स, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स में क्या हो रहा था, एक फॉलिकल सिलेक्ट हो रहा था हमारी बॉडी से और उस फॉलिकल की ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद में उसके अंदर क्या बन रहा था, एक लेयर बन रही थी जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। वो लेयर बनने के बाद में क्या हो रहा था, वहाँ पर एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बन रही थी। उसके बाद में अगली स्टेप में क्या हो रहा था, थीका सेल्स बन रही थी, एक्सटर्नल थीका, इंटरनल थीका। उसके बाद में क्या हो रहा था, वहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। जब वो रिसेप्टर्स बनना स्टार्ट हुए तो हमारी बॉडी ने क्या किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके ऊपर एक्सप्रेस किया। जब वहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनके कांटेक्ट में आया उन फॉलिकल्स के, तो धीरे धीरे उन फॉलिकल्स ने अपना साइज ग्रो कर लिया। जब फॉलिकल्स ने अपना साइज ग्रो किया, उसके साथ FSH के साथ में आ गया लुटेन्जिंग हार्मोन।
FSH का काम था फॉलिकल्स की साइज को बड़ा कर देना। ल्यूटिनजिंग हार्मोन ने क्या किया, वहाँ पर उन फॉलिकल्स को रप्चर करवाया, उन्हीं की वजह से हुआ ओव्यूलेशन। उन्हीं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स को हमने नाम दे दिया था कॉर्पस लूटियम। और वही कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे जब 4 स्टेप में आए, कौन सी स्टेप में, PVMR, प्रोलिफरेशन, फिर वेस्कुलराइजेशन, मैचुरेशन और रिग्रेशन। तो उसके बाद में क्या हुआ, कॉर्पस एल्बिकेंस बना, जो कि एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर था। और धीरे धीरे वापस जो स्ट्रक्चर थे, जो हमारी ओवरी का नॉर्मल स्ट्रक्चर था, वही के वही वापस पहले जैसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओवेरियन साइकिल। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियल साइकिल के बारे में, जिसके अंदर हम लोग ओव्यूलेशन के फेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।